बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मंसूर आजम काजी। पाकिस्तान इस वक्त अपनी रियासती तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसे महज आईनी तरमीम या हुकूमती इकदाम कहना न काफ़ी होगा। ये रियासती ताकत की असर नौ तश्कील है। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया के अंदर एहतसाब और फैसला साजी के निज़ाम को एक नई सिमत देते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और वफाकी आईनी अदालत का क़याम सामने आया है। जबकि आर्टिकल 243 में बुनियादी नौइयत की तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मरकजी और मुत्तहिद कमांड का ओहदा देकर मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ढांचा तारीख का हिस्सा बना दिया गया है। यह तब्दीली किसी मामूल के वक्त में नहीं की गई है। ये उस वक्त रोनमा हो रही है जब पाकिस्तान को मशरकी सरहद पर एक जारहाना और गैर मुतवक्का हमसाए, मगरबी सरहद पर हाइब्रिड जंग, गैर रियासती अनासर और इलाकाई बेयकीनी और अंदरूनी तौर पर दहशतगर्द नेटवर्क्स की नई बारीक लहर जैसे हमजहत चैलेंजेस का सामना है। रियासती सतह पर यह समझा जा रहा है कि एक मरकजी, मुत्तहिद, तेज रफ्तार कमांड मॉडल पाकिस्तान की दफाई रद्द-ए-अमल, स्ट्रैटेजिक हम आहंगी और नेशनल सिक्योरिटी के फैसलों को नई रफ्तार और सिमत दे सकता है। ताहम यह भी हकीकत है कि इस तब्दीली के साथ ताकत के तवाजुन, फैसला साजी की शफाफियत, सिविल मिलिट्री हम और अदारा जाती हदूद के बारे में खामोश लेकिन संगीन सवाल भी जन्म ले रहे हैं। असल सवाल ये है कि क्या ये नया अस्करी और आईनी खाका पाकिस्तान को आइंदा दहाई में एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा महफूज, ज्यादा फैसला साज रियासत बना पाएगा, या तारीखी तब्दीली खुद को एक नए दौर के पेचीदा सवालात, नई जिम्मेदारियों और नए इम्तिहानात की शुरुआत है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने और मेरे साथ हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। जल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। जल साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के क़याम और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के खात्मे से अस्करी कमांड मुकम्मल तौर पर एक मरकज में आ गई है। आप क्या समझते हैं कि जो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन है, क्या डाउन द रोड ये मजबूत बनेगी, या जो दूसरी साइड है कि इख्तियार के तवाजुन पर नए सवालात भी उठ सकते हैं इसको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट राइट, और एवीएम साजिद साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, वी नीड, वालेकुम अस्सलाम, दिस इज नॉट फॉर दी कोई जो अमेंडमेंट हुई है, प्राइमरीली जो फंडामेंटल इसका पर्पस है वो है टू एग्जीक्यूट द वॉर फॉर पाकिस्तान, व्हिच इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी व्हिच इज लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। वॉर हमेशा वो लीड करते हैं। तो आई थिंक स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा कि जो सुपीरियर सिविलियन कंट्रोल है, जब अख्तियारात की अगर हम बात करें तो वो वहीं पे मौजूद है। वही पाकिस्तान का जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो इतना वास्ट और इतना बड़ा हो चुका है जी, और इन ऑल डोमेन्स अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम जो है वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, इफेक्टिव रिस्पांस जनरेट करने के लिए एक जरूरी था कि हमारा एक कोऑर्डिनेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है। इख्तियारात तो तब होते कि जी फैसला साजी, फोर्स की जो रिस्ट्रक्चरिंग है या जो उसकी प्रमोशन है या जो लाइक एयरफोर्स, नेवी की या आर्मी की, वो एक ही शख्स के पास आ जाती, फिर तो नहीं। लेकिन एयर चीफ अपना जितना भी इस वक्त समझ लें कि जो मौजूदा सेटअप है या जिस तरीके से फंक्शन कर रही है एयरफोर्स, वो वैसी एयरफोर्स फंक्शन करती रहेगी। जो नेवी है वो वैसी फंक्शन करती रहेगी। उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक्स या जो अदर प्रॉन्ग्स है प्रमोशंस के, और वॉर स्ट्रेटजी भी वही बनाएंगी, लैंड स्ट्रेटजी आर्मी बनाएगी, एयर स्ट्रेटजी जो है वो एयरफोर्स बनाएगी, और जो नेवल स्ट्रेटजी है, जो वाटर की स्ट्रेटजी, वो नेवी बनाएगी। लेकिन उसकी जॉइंटनेस, उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, कंसिडरिंग इंडिया ऑन वन साइड, फिर जिस तरीके से प्रॉक्सीज को यूज किया जा रहा है, अब हम मुतम्मिल नहीं हो सकते कि एम्बेरसमेंट हो, कोई नेशनल एम्बेरसमेंट हो, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है विच इज इंडिया, वो एडमेंट है कि वो पाकिस्तान को मिलिट्री एम्बेरस करे, इम्प्लोजन की तरफ ले जाए और अपने जो उसके हेजेमोनिक डिजाइन है उसको पूरा करे। पाकिस्तान ने अपने जो नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करनी है, और इन नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए सिनर्जी का होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि जी अभी हमने बुनियानुल मरसूस में इतना अच्छा रिस्पांस किया, तो ये देखिए ये इंडिविजुअल की फिनेस थी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क में, पूरे फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए ये अमेंडमेंट हुई है,
और आई थिंक इट हैज नथिंग टू डू इख्तियारात या पावर ठीक स्ट्रक्चर्स या कुछ भी नहीं है। ठीक जो सुपीरियर सिविलियन कंट्रोल है दैट इज देयर, जिसने वॉर को एग्जीक्यूट करना है, एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन सुपीरियर। उसी को हमें इसी तनाजुर में इन चीजों को तमाम को ठीक देखना हो है। गया। साजिद हबीब साहब, जो जल साहब अभी बात कह रहे हैं, इससे अगर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आगे चलूं कि ये जो अब एक मुत्तहिदा कमांड के तहत अमली फैसला साजी का एक मरकजी नुक्ते पर मरकूज अगर हम समझे तो वो हो चुकी हुई है, क्या ये जो रीसेट मॉडल है पाकिस्तान के दफाई सिचुएशन का और ये जो हिकमत अमली है, इससे आपको लगता है कि ज्यादा तेज होंगी चीजें, फैसला कुन बनाया जाएगा, या आपको लगता है जो एक परसेप्शन क्रिएट शायद की जा रही है कुछ कॉर्नर से कि अदारा जाती खुद मुख्तारी मुतासर हो सकती है, जिसको अभी जल साहब निगेट भी कर रहे हैं, बट जस्ट वांट टू हैव योर व्यू आल्सो ऑन दिस। मंसूर, मैं इसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करूंगा जी कि शुरू में जब एयरफोर्स इस्टेब्लिश हुई 1910-11 के लगभग, रॉयल एयरफोर्स, फिर इवन अमेरिका में भी, तो इट वाज कंसिडर्ड एक एयरबोर्न आर्टिलरी। उस वक्त रोल इतना ही था कि जहां से आर्टिलरी वाले नहीं देख सकते, जहाज से ऊपर जाके वो उसको एक तरह से ऑब्जर्वर पोस्ट भी बन जाते थे या कुछ, तो एक लिमिटेड था। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव जो है एयर पार जो है वो सर्विस है, ठीक तो फिर इसका रोल इंडिपेंडेंट होता गया। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके खत्म करने में फाइनल जो रोल था उसमें एयर पावर का बहुत बड़ा हाथ था। तीनों फोर्सेस होती थी, नेवल फ्लीट्स अपना काम कर रहे थे, लैंड फोर्सेस पूरी दुनिया में फैली हुई थी अपना काम कर रहे थे, और उनको सपोर्ट या कवर जो थी वो एयर पावर देती थी। तो ये एक तरह से एक तसल बीच में शुरू हो गई कि शायद क्रेडिट इसके पास ना चला जाए, सर्विस ओके के पास या इसके पास ना चला जाए, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। ओके तो क्या हुआ कि 1918 तक रॉयल एयरफोर्स तो इंडिपेंडेंट बन गई, मतलब दे वर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक यूसैफ जो आर्मी फोर्सेस थी, यूसैफ, उनको 1948 में यूसैफ बन गई। पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से इंडिपेंडेंट थी और बड़ा विजन था कायदे आजम का, जब उन्होंने कहा था कि मस्ट पाकिस्तान ने अपनी एक ऐसी एयरफोर्स बनाए जिसका कोई सानी ना हो, कि उसके बगैर कोई भी मुल्क जो है दुश्मन के रहमो करम पे होता है। ठीक तो ये चीज पाकिस्तान ने इनहेरिट की है, शुरू से की है। ओके यहाँ पे जो एक चीज लोगों के जहन में आ रही है वो सिर्फ ये है कि इससे किसी सर्विस की इंडिपेंडेंस जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली नेवल शुड एग्जैक्टली बी इंडिपेंडेंट, हाँ एयरफोर्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। देखिए एयरफोर्स एक यूनिक चीज है इंडिपेंडेंस की, कि अगर वॉर में दो जहाज उड़ रहे हैं, एक में ग्रुप कैप्टन बैठा हुआ है, हाँ उसे इक्वल टू फुल करना, और एक तरफ सेकंड लेफ्टिनेंट है जो वॉर रेडी है। बिल्कुल ठीक सेकंड लेफ्टिनेंट शूट करने से पहले इजाजत नहीं लेता, ही शूट्स। एग्जैक्टली तो ठीक ये इस लेवल से इंडिपेंडेंस जो टॉप तक है ये रहनी चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि दी सर्विसेज शुड लुक अप टू दी स्टेट, बिल्कुल नॉट ठीक लेटली दाएं या बाएं किसी काम के लिए या इजाजत के लिए। वेरी राइट सिनर्जी होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस बुनियादन मरसूस में भी साबित हुआ कि तीनों फोर्सेस की सिनर्जी अंडर द गाइडेंस एंड ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ द स्टेट ऑफ द एग्जेक्टिव ये होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जल साहब, इसमें दो परसेप्शंस हैं, दो विजन्स हैं जिनको मैं आपसे उस पर थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा। एक है हमारी मशरकी सरहद पर भारतीय सरगर्मियाँ और बढ़ते हुए तनाव के तनाजुर में, नंबर वन, और दूसरा हम देखते हैं मगरबी सरहद पर हाइब्रिड जंग और दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की मौजूदगी। ये हमारा एक कांस्टेंट खतरा है जो पाकिस्तान के लिए हम देख रहे हैं। अब ये जो एक कंबाइंड सिचुएशन हमारी मिलिट्री की साइड से बनी है, आप क्या समझते हैं कि इन खतरात के खिलाफ क्या ज्यादा मुनज़्ज़म एक इंटेलिजेंस ड्रिवन रद्द अमल देने में मदद करेगा, जो जिस तरह जो चीजें अभी एयर वाइस मार्शल साहब एडअप कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड ऑल दैट? जी, एक तो मंसूर साहब, ये जो आपने दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर की बात की, इसको आप एक ही थ्रेट समझें जी। ओके दिस इज अ यूनाइटेड थ्रेट और दोनों का गठजोड़ हो चुका है। प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो है वो पूरा स्ट्रक्चर के साथ, स्टेट के साथ, दोनों एप्लीकेशंस के बीच में शामिल है। ठीक है। ऑफ कोर्स इसके साथ फिर अफगानिस्तान के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो इंटरम सेटअप वहां पे बना हुआ है, व्हाट एवर इज दैट, वो जो काबुल में बैठकर अपने पर्सनल एजेंडा को परसू कर रहे हैं, उसकी भी एप्लीकेशन शामिल होगी है। फिर विद इन पाकिस्तान इंटरनली भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ मिल चुके हैं। तो ये जो हाइब्रिड की डायमेंशंस है, इट हैज द मिलिट्री एप्लीकेशन
कन्वेंशनल डोमेन में भी है और नॉन स्टेट एक्टर्स के डोमेन में भी है, इसकी सोशल एप्लीकेशन भी है, पॉलिटिकल भी है, ऑल काइंड। आपने हाइब्रिड बिल्कुल सही फरमाया। ठीक। तो और कन्वेंशनल जो है वो आपने देख लिया बनियानुल मरसूस में, और वो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि जी ऑपरेशन जो संदूर है वो 2.0 भी हम करेंगे। हालांकि ये कंटिन्यूटी है, संदूर इज ऑन। संदूर तो जो उन्होंने कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान ने उनको बुरी तरह शिकस्त दी, और अब ये बताने की जरूरत है, पूरी दुनिया उस पर बोल रही है। अभी अमेरिका चाइना जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिपोर्ट आई है उसके बीच में बड़ा उसमें भी क्लियरली बताया जा बता रहा दिया है, गया बिल्कुल है, ठीक। और ये परफॉर्मेंस की आई है नेशन की तरफ से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है सारा। तो ये एक ही एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन के लिए तो ये सारा कुछ हो रहा है जी। जब तक आप सिनर्जी नहीं लाएंगे, व्हाट इज द होल ऑफ अ नेशन अप्रोच, उसके बीच में जो मिलिट्री एप्लीकेशन है, जो काइनेटिक एप्लीकेशन है, वो सिनर्जी के बगैर आप इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। हम बाजोड़ में ऑपरेशंस कर रहे थे जी 2007-8 में, और उस वक्त अलकायदा और यहाँ पर बाजोड़ बस वर्चुअली अफगान एजेंसी बना हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर कि जिस दिन हमें जहाँ पे जो एयर सपोर्ट वहां पे मिली एयरफोर्स की तरफ से, दैट वाज अमेजिंग। उसने क्रिएट की एक कंडीशन जिसके बाद हमने ग्राउंड फोर्सेस ने क्लियर किया जी बाजोड़ को, ठीक। अपना ही एरिया था, इट वाज चैलेंजिंग। अब देखिए मिसाइल्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई है, जिस तरीके से ड्रोन्स का यूज हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि अभी एयर डिफेंस एयरफोर्स की अपना रिस्पांस दे रही हो, आर्मी की एयर डिफेंस अपना रिस्पांस दे रही हो, नेवल अपना रिस्पांस दे रही हो। पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, वी कांट अफोर्ड कि हमारा सिनर्जेटिक अप्रोच ही ना हो जी, रिस्पांस ही ना जाए। वेरी राइट। तो उन चीजों को ठीक करने के लिए आई थिंक दिस इज द रिक्वायरमेंट, इसके बगैर चारा ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं ना कि ये सही है या गलत है, सही गलत के बगैर मैं ये कहूंगा दिस इज अ कंपल्शन ऑन अस। और जो भी अभी सेंटकॉम का स्ट्रक्चर्स देख लें, जो भी मॉडर्न स्ट्रक्चर्स आप देख लें, इंटरनेशनल जो भी मिलिट्रीज है, वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सेंटकॉम की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि सेंटकॉम का देखें ना, जो 21 कंट्रीज को डील करती है हमारे रीजन में, उसकी अपनी एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, अपना सेंटकॉम कमांडर जो है उसको रन कर रहे होते हैं, इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द सेक्रेटरी डिफेंस एंड द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक। वो हम कहते हैं ना इधर तो यहाँ पे ये कि जी पेंटागन ये कर दिया, पेंटागन उधर का सिंबॉलिक ही समझ ले, जैसे हमारा पहले जेएस हेडक्वार्टर हुआ जीएस करते थे, हेडक्वार्टर्स कमांड होता कमांडर who is directly responsible to secretary defense, and secretary defense is under the president directly। है। वेरी राइट। यहाँ पे भी जो मैं सुपीरियर सिविलियन कंट्रोल बता रहा हूँ, एक मंसूर साहब एक चीज याद रखिए, अब 21वीं सदी है, पाकिस्तान को हमने मुआशी, हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने इसका मिलिट्री एप्लीकेशन, सारी चीजों को, इसकी पॉलिटिक्स को अब मॉडर्न लाइंस पे जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की, उसके ऊपर डालना है जी। ये हमें चीजें करनी पड़ेंगी इस वक्त, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन कह लें या जो डोमेस्टिक फिनोमेना, ये चीजें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये स्कटल नहीं करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा। आगे करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। एक फाइनल पे क्विकली कह रहा हूं कि कोई इदारा, कोई पार्टी, कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान से आगे नहीं ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साजिद हबीब साहब, एक और चीज, अफगानिस्तान की अभी बात हो रही है, अफगानिस्तान के साथ कशीदगी हमने देखी, बॉर्डर फ्रिक्शन, तजारती अदम तवाजुन खित्ते में एक नई पेचीदगियां पैदा कर रहे हैं, जो अपेरेंटली हमने अब पिछले कुछ अरसे में ज्यादा देखी हैं। ये जो एक नया अस्करी मॉडल पाकिस्तान का है, इसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी है, इससे सरहदी कंट्रोल की बात हो रही है, इक्तसादी खुद मुख्तारी के मौकफ के ऊपर बात हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? इससे क्या मजीद आपको लगता है चीजें स्ट्रांग होंगी गोइंग फॉरवर्ड जी, या कमजोर होंगी? देखिए, अगर आप इसको मौजूदा जो जो एक नया सेटअप बनने को जा रहा है, उसमें जहां तक तो सिर्फ एक सिनर्जी क्रिएट करने की बात है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे पहले भी, इसमें कोई शुबा नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर जितनी देर हमने रखा, उसके पास कोई पावर ही नहीं थी। तो प्रैक्टिकली अगर उसके पास भी पावर्स होती कि वो तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन वॉर टाइम की, जो उसको पीस टाइम में आपने एस्टेब्लिश करना उसको होता, उनका रोल होता, तो शायद हमें ये सेटअप चेंज करने की जरूरत होती। चलिए, अगर आप सीडीएफ का सेटअप आया है, तो इसमें अफगानिस्तान साइड पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिल्कुल, चूंकि अब वहां पे जो हमने अभी लिमिटेड भी ऑपरेशन किए हैं उनकी दहशतगर्दी के जवाब में, उसमें दोनों फोर्सेस ने इंटीग्रेट करके एक दूसरे में अपने जो सर्विसेज हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनके साथ उनको हिट किया है। हमने ग्राउंड के ऊपर भी उनको रिस्पॉन्ड किया है, हमने अपने जो यूएवी से, ड्रोन से, उनसे भी कवर किया, और हमने एयर से स्ट्राइक भी की है। बिल्कुल ठीक। तो ये कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस साइड पे खास तौर पे जो नई डेवलपमेंट्स है, जैसे आपने कहा, इसमें ये बहुत जरूरी है कि
क्योंकि जो हॉट बॉर्डर है वो पूरा कश्मीर में तो हमारा है ना कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के लिमिटेड एक एलओसी है या वर्किंग बाउंड्री है जिसके ऊपर ये इशू होते हैं, लेकिन वहां पे तो पूरे 1200 किलोमीटर के ऊपर यही हो रहा है। तो वहां पे ये इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। और यस, जो कोर पॉइंट है वो आपने कहा है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एंड ऑफ द डे वी हैव टू गो फॉर दैट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना जितना भी आपका वेपन आर्सनल हो एंड ऑफ द डे वो डिप्लीट हो जाता है और इकोनॉमी आपको बचाती है। बिल्कुल ठीक है जल साहब, जो अभी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, इसका लास्ट अगर मैं साइड पे जाऊं, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो असल टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो होता है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, और वही सबसे इस निज़ाम को, इस सिस्टम को सबसे बड़ा चैलेंज है। और क्या रियासत इसे बगैर अदारा जाती फ्रिक्शन के अब्जॉर्ब कर सकेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा इम्तिहान है, सवाल है, जो भी आप इसको रखना चाहें। जी बिल्कुल कर सकेगी, वो उस पर करना है। इट इज कम, देख रहे उसी से तो ये फ्लो हुआ है, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये वहीं से तो स्टेम आउट हुई है ये चीज सारी, कि जी यह हमें करने की जरूरत है। तो ऑफ कोर्स रियासत जो है, जब हम कहते हैं ना जी हार्ड स्टेट की बात करते हैं, तो हार्ड स्टेट की बात में अपनी चीजों को अमेंड करना होता है, अपनी चीजों को ठीक करना होता है, करेक्शंस लगानी होती है। बाकी वॉर जो है ना जी, ऑफ कोर्स जैसे अभी आपने बात किया कि इकोनॉमी इज द मोस्ट इज द पिवट जी, बैकबोन है किसी भी वॉर मेकिंग का। और स्ट्रेटेजिक जो क्लियरेंस है माइंड में कि आपने वॉर को एग्जीक्यूट कैसे करना है। पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त फर्क सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट जो है वॉर का उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, वॉर मेकिंग को अंडरस्टैंड कर रहा है, रिस्पॉन्सेज अंडरस्टैंड कर रहा है। इसलिए आपने देखा कि पहलगाम के बाद न सिर्फ हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स बल्कि हमारा पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स था वो भी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाली स्टेट का रिस्पॉन्स था। इट इज नॉट अ नी जर्क या जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड ड्रिवन या एक हिंदुत्व से भरा हुआ या जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज से भरे हुए ड्रिवन रिस्पॉन्स नहीं था। आज जितना भी स्ट्रेटेजिक माइंड है पूरी दुनिया का, वो मंसूर साहब समझ रहा है कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन का शिकार है, जिसकी दे लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर। इंडिया के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड है वो समझ रहा है कि वॉर, अभी इसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जितने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वॉर के बारे में, कोई भी वॉर के ऊपर जो कमेंट करता है वो बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। मिलिट्री कमांडर्स दे डोंट कमेंट ऑन वॉर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको जो टास्क मिलेगा आपकी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, आपने वो करना है। आप पहले नहीं अनाउंस करते कि हम वॉर को इधर ले जाएंगे। तो आप यू हैव बिकम अ स्टेट स्पोक्स पर्सन ऑफ अ मिलिटेंट विंग ऑफ आरएसएस एंड संघ परिवार भारत। जिस तरीके से उनके सीडीएस, उनके आर्मी चीफ मुख्तलिफ जगहों पे खिताब कर दे फॉर द पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए। पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकती कि मिलिट्री कमांडर्स कल आएंगे हम ये करें। हाँ, जब उनसे वो अपनी कैपेबिलिटीज बताएंगे, अपनी प्रिपरेशंस बताएंगे, और ये बताना है कि हाउ प्रिपेयर्ड दे आर फॉर द वॉर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान एज ऑफ टुडे इज ऑल सेट टू टेक दीज टू थ्रेट्स जो कि यूनिसा हमारे ऊपर वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर के लिए। मिलिट्री रिस्पॉन्स इज नॉट अ बिग इशू। पाकिस्तान ने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है कि इस माइंडसेट को, हिंदुत्व के माइंडसेट को कैसे एज अ नेशन हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और अगर इन चीजों में कुछ स्कटलिंग हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि नेशन फिर वीक रिस्पांस दे रही है। तो इसलिए हमने सिनर्जी न सिर्फ मिलिट्री की एस्टेब्लिश करनी है बल्कि अपनी थॉट्स की और अपनी अप्रोच की भी करनी है टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर पाकिस्तान। वेरी राइट, वेरी राइट। आप आज कमेंट्री कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद एक नई टीम कमेंट्री कर रही होगी, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। बिल्कुल नाज़रीन, रियासतों के सफर में ऐसे लम्हात कम आते हैं जब ताकत की बुनियादी खतूत असर नौ खींची जाते हैं। आज पाकिस्तान इसी मरहले से गुजर रहा है। नया कमांड मॉडल, नया अदालती फ्रेमवर्क और नई आईनी जहतें, ये सब मिलकर आने वाले बरसों में पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और फैसला साजी का मुस्तकबिल तय करेंगी। लेकिन याद रहे, किसी भी बड़ी तब्दीली की असल कामयाबी कुव्वत नहीं, हम आहंगी होती है। अगर इदारे एक साथ खड़े होंगे तो इस्लाह ताकत बनती है, अगर तकसीम हो जाएंगे तो यही इस्लाह बहरान बन सकती है। वक्त का सवाल यही है कि पाकिस्तान इस चैलेंज को मौका बनाता है या ये मौका एक नए इम्तिहान में बदल जाता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर सियासी कोशिश, हर इज्तिमाई हिकमत अमली और हर मज़ाकराती रास्ता मुसलसल नाकामी से दो चार है। इमरान खान की कैद के बाद ना इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार है, ना ही हुकूमत किसी सियासी मकालमे की ज़रूरत समझती है, और ना ही रियासती ताकत के मराकज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी काबिल ज़िक्र स्टेक होल्डर के तौर पर देख रही हैं। खान साहब से मुलाकातों में रुकावटें, उनकी बहनों पर मुबैना पुलिस तशद्दुद, अचानक गिरफ्तारी और रिहाई, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत पार्टी क़यादत के बार बार कोशिशों के बावजूद मिलने से महरूम रह जाना, ये सब वाज़ेह इशारे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद सियासी ताकत का नया नक्शा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमली तौर पर माइनस कर चुका है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से मुतल्लिक द इकोनॉमिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट में, जिसने ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी मीडिया में एक नए तूफ़ानी बहस खड़ी कर दी है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी एक शदीद सियासी रद्द अमल को जन्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को खुली किरदार कुशी और मुनज़्ज़म मुहिम करार दे रही है, मगर अमली तौर पर वो सियासी तौर पर कमज़ोर, कानूनी तौर पर दबाव में और बयानाती सतह पर दफाई पोजीशन में नजर आ रही है। आज सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी एक सियासी कुव्वत है, या नए आईनी और अदाराजाती माहौल में इसकी हैसियत मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दी गई है। इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, लीगल एक्सपर्ट हैं, इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और कादिर खान मंदोखेल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप दोनों के टाइम देने का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बुशरा बीबी के हवाले से संजीदा इल्ज़ामात उठाए हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस रिपोर्ट के खिलाफ कोई मजबूत, वाज़िया और मुनज़्ज़म जवाब या हिकमत अमली मौजूद है, जिसको हम आइंदा आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे? देखिए, इसके से जो इकोनॉमिस्ट की जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उस किस्म की वाहियात किस्म की गुफ्तगू जो है वो तो थड़ों पे होती है। ज़ाहिर है कोई भी जो साहिब किरदार लोग होंगे या जो कोई बात होंगे, वो तो इस बात पे कतई तौर पे ख़वातीन के ऊपर को मौजू बहस तो नहीं लाना चाहेंगे, और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्पून फेड किया गया है। इकोनॉमिस्ट में जिस किस्म के बड़ा सहाफ़ी जिसका नाम ओवन बैनर जॉन्स का है, मैं समझता हूँ कि ये उसके मयार से बहुत कमतर स्टोरी है, और मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिस्ट के किस डिजिटल रसाले में ये आई है। बहरहाल ये इसके ऊपर तो क्योंकि टारगेट किया जा रहा है, असल जो रिपोर्ट जो डिस्कस नहीं ना हो रही वो है जो करप्शन के बारे में रिपोर्ट आई है, IMF ने रिवील की है। असल तो वो खौफनाक रिपोर्ट है। देखिए, जो लोगों को, जो इमरान खान का ये हमेशा कहना कि इस मुल्क में करप्शन उनकी जड़ों को खा गई है, तो वो साबित होता है। ठीक, असल में तो वो रिपोर्ट डिस्कस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो नहीं कर रहे उसको। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल मजबूरी होगी। मैं तो चलो इस पर कहता हूँ कि जो हुकूमत है उसकी जो बुरी कारकर्दगी है, जो उसका एक करप्ट मकरू चेहरा नजर आया है इस रिपोर्ट के थ्रू, यानी पाकिस्तान की GDP का 7% से ज्यादा जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। और ये IMF और ये सारे लोगों ने उन्होंने कहा जी कि इनकी दुकानें खुली हुई हैं, दुकानें अब बंद कराए। और सबसे ज्यादा मजे की बात है, जुडिशरी पे उंगलियां उठी, बिल्कुल जो सूरत वहां पे है। और 26वीं और 27वीं के बाद तो वो मोहर सब्त हो गई है इस रिपोर्ट के ऊपर कि बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं। ओके, और ये एक शर्मनाक बात है बतौर पाकिस्तानी, बतौर वकील, बतौर शहरी। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, जो अभी फैसल चौधरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है वो तो शायद इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। असल तो IMF की जो रिपोर्ट है उसको खैर अपने बाद में बात करना है, वो डिस्कस होनी चाहिए। हुकूमत कैसे देख रही है इस रिपोर्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस इस वक्त लेकर चला जा रहा है, और किरदार कशी की जा रही है इस वक्त बुशरा बीबी की, और उनको लेकर तमाम तर इस रिपोर्ट में जो कुछ वाजिया किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है? मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत अंदाज है फैसल चौधरी साहब का, माशाल्लाह बड़ा ज़हीन वकील है। सवाल आप कर रहे हो कि बुशरा बीबी के उसके हवाले से जो रिपोर्ट आई है, कह रहे उसको छोड़े IMF का ले रहे। बाबा IMF को भी ले ले, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है
और बरतानिया का एक मशहूर तरीन मैगजीन है या जिसको जरीदा कहते हैं। तो अब ये समझ लो कि बरतानिया का तो बड़ा बेहतरीन कानून है। हमारे मुल्क में तो नहीं है कि कोई भी चैनल, कोई भी अखबार किसी की पगड़ी उछाल ले और आप अदालतों में जूते घिस जाएंगे मगर आप डैमेजेस साबित नहीं कर पाओगे। वहां तो बड़ा बेहतरीन कानून है। मेरे ख्याल में फैसल चौधरी साहब को तो 10-20 अरब पाउंड जो ना डैमेजेस दाखिल करना चाहिए बरतानिया में। और अगर आधे आधे करता है तो मुझे दे दे, अगर इनके पास सबूत है तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। पैसे आधे आधे हो जाएंगे, मगर अगर ये इनके पास सबूत नहीं हो यानी तो पार्टी पॉलिसी आपने इधर भी नहीं छोड़नी। मैं तो सिर्फ आपको हकाइक सामने रख रहा हूँ कि अगर आपके पास सबूत है तो मुझे वकील कर ले, चलो फीस नहीं दो, आधे आधे कर लेते। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। अब सवाल ये कि ये जो माजी में जो गोगा गोगी का जो खेल चल रहा था या आयन गैन का इंतखाब हो रहा था, तो ये सारी चीजें तो माजी में हम सुनते आ रहे थे और हम तो बहुत सारी बातें सुनते आ रहे थे। लेकिन चूंकि अब वो एक बरतानिया की जरीदे ने पूरा सारी चीजें छाप दी है तो मैं कहता हूँ इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। जाके सू कर दें उनके खिलाफ बरतानिया में, ठीक, और उनको बता दें कि तुम ये बात की कैसी है। हमारी बुशरा बीबी तो निहायत अच्छी खातून है, कोई जादूगरी नहीं है, कोई जादू मादू नहीं करती है, कोई तावीज गुंडा नहीं करती है। आपने कैसे लिख दिया है, कौन से काले बकरे, किस बात के बकरे? तो ये तो बड़ा आसान काम है मेरे हिसाब से। ठीक। फैसल साहब क्या कह रहे हैं? जो इस वक्त कादिर खान मंदोखेल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर यूके का कानून, और उसकी बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि वहां पर जाके इस चीज को कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा सोचती है? आप लोग कुछ सोच रहे हैं इस फॉर्मेट के ऊपर, या ठीक है अगर एक रिपोर्ट आ गई है तो बस अब इस पे पॉलिटिकल डिस्कशन ही हो सकती है, इससे आगे शायद कुछ नहीं होगा? ये रिपोर्ट तो काबिल बहस भी नहीं है ना, ये तो आप जोर जबरदस्ती से बहस करवा रहे हैं ना। पूरे मुल्क में उसमें बहस हो रही है ऐसे। अच्छा, कादिर मंदोखेल साहब अपना हिस्सा जो है वो उसमें देख रहे हैं। हाँ। तो वो असी भाईजान तो नहीं देना, जो मर्जी कर लो। हम उस पे जो है वो खुद बड़े सियाने हैं और इंशाल्लाह हम इस पे होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब मुझे कहेंगे तो डेफिनेटली मैं करूंगा, क्योंकि फिलहाल तो जिम्मेदारी जो है उनकी है, जिन लोगों की, वो करे, इसको करना चाहिए। बुशरा बीबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन शख्सियत है इमरान खान साहब के लिए? लेकिन फैसल साहब मुझे एक चीज बताइएगा, बिल्कुल आप सही फरमा रही है, लेकिन फैसल जॉय साहब ये चीज बताइएगा, इमरान खान तक ना फैमिली पहुंच रही है, ना सीनियर क्यादत पहुंच रही है, ना खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पहुंच रही हैं। क्या ये एक वाज़ेह इशारा नहीं है कि रियासती सतह पर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है? तो ये पहली दफा हुआ है, ये तो उस वक्त भी हुआ था, फिर हमने तो इस पे कार्रवाई की थी, हमने तो रिजल्ट लेके दिया था, नहीं मिलने देते, बिल्कुल पहले भी ऐसे ही करते थे, आइसोलेशन में रखते थे। अब तो क्योंकि नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट है ना, तो वो एक नोटिफिकेशन भी निकलना है, तो वो ये सोचा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब आएंगे, वो जवाब देंगे, कोई बात करेंगे, तो शायद उससे कोई अपना मामला होता, वरना मतलब नोटिफिकेशन इशू होने में भी और फैमिली से मुलाकात होने में क्या रेलेवेंस है? तो हो जानी चाहिए। लेकिन ये है कि अगर नहीं हो रही है, जिस तरह से अदालती अहकामात के मुताबिक में नहीं हो रहा, तो फिर ये लीगल टीम जो है इसका चार्ज डाल लें। ये क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक है, ये करे ना। जब हमारी जिम्मेदारी, तो सर हमने तो मुकम्मल तौर पे उनको आइसोलेशन से भी निकाला, उनकी सहूलियात भी दी, बीबी और बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात करने के ऑर्डर सरफराज डोगर साहब से लेके दिए। अब ये जो है, अब जो वहाँ पे बने हुए हैं इंचार्ज, ना वो खुद जा सकते हैं ना वो किसी को जाने देते हैं। ऐसे किराए के जो है वो बॉलीवुड एक्टर जो काफी सारे इकट्ठे हुए हैं पीटीआई में, तो उनसे क्या तोको लगाई जा सकती है? कादिर भाई, जो चीजें अभी फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, अगर इसका एक और पर्सपेक्टिव, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के बाद सियासी ताकत का पूरा तवाजुन तब्दील हो चुका है, यह पूरे पाकिस्तान को इस वक्त पता है। क्या आप तस्लीम करते हैं इस बात को कि इस तरमीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी अहमियत थी उसको अमली तौर पर माइनस कर दिया है, और उसके अंदर आप सब ने वो, जिस तरह अभी फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, अपना हिस्सा मुकम्मल तौर पर डाला है? जी ये सोचे भी ना। देखिए, पहली बात तो ये कि 26वीं तरमीम में तो ये हमारे साथ अनबोर्ड थे ना, मौलाना साहब के जरिए उन्होंने तो हर चीज माने गया हमारे साथ, यहां तक कि जो गौर खान ने कहा बेहतरीन मसौदा है, और इनके सेक्रेटरी इतलात रूफ हसन साहब ने कहा कि ये मसौदा ही हमारा है। तो अब उसके बाद जब सूरत हाल 27वीं की आ गई, तो 27वीं में तो फिर ये इरेलेवेंट हो गए ना पीटीआई, इस वजह से इरेलेवेंट हो गए कि खुद शौकत यूसुफजई साहब
मेरे साथ एक शो में उन्होंने कहा कि मुझसे डीसी ने एफिडेविट मांगा कि रिजल्ट देने के लिए, और हमारे 30-40 लोगों ने एफिडेविट दे चुके हैं। ये ऑन एयर रिकॉर्ड के ऊपर बात है, ये उन्होंने कहा। तो अब इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग जो ना नून लीग की तरफ चले गए, और नून लीग को जरूरत ही नहीं पड़ी ना कि पीटीआई को जो ना अनबोर्ड ले, इवन के मौलाना साहब की जरूरत नहीं पड़ी, उनको भी टच नहीं किए। और फिर पीटीआई ने माजी में जो गलती की है असेंबलियों से इस्तीफे देके, इस मरतबा उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दिए। तो अब असेंबली में क्या करेंगे? ये कागज फाड़ेंगे, ये तकरीर करेंगे, माइक तोड़ेंगे, उसके अलावा तो कोई काम नहीं है असेंबली में, या सर गिने जाएंगे। असल काम तो कमेटी कोई नहीं, 28वें में आप भी रेलेवेंट हो जाएंगे। वो कह रहे हैं 28वीं तरमीम के बाद आप हो चुके हो, आप इररिलेवेंट हो चुके हो। 27वीं में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररिलेवेंट हो गई है, 28वीं में पीपल्स पार्टी हो जाएगी, तो पीछे मुल्क किस तरह चलेगा ये भी तो बता दें। मुल्क चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले की निस्बत जो है ना। आपका पाकिस्तान की तारीख में यह पहला वाकया है जब आपके एक वक्त पे सऊदी अरब से और ईरान से दोस्ती है, एक ही वक्त पे अमेरिका, चाइना और बरतानिया और रूस से दोस्ती है। इससे अच्छे जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज है वो 1,65,000 को टच कर चुका है। तो इससे अच्छा वक्त और कौन सा आ सकता है? मैं तो कहता हूँ बेहतरीन वक्त है। दुनिया के सारे ममालिक जो है ना पाकिस्तान से फौजी इमदाद मांग रहे हैं। सऊदी अरब ने मुआहिदा कर दिया है, बाकी अरब ममालिक जो है कहते हैं हमसे मुआहिदा करो, यानी वो अमेरिका को देखने की बजाय पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो इससे अच्छे वक्त और कौन सा होता है? इसमें आपकी पार्टी कहाँ वैसे? ठीक, लेकिन शोई साहब देखें, वो जो कादिर खान मंदोखिल कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम लोग तो इससे अच्छा पाकिस्तान पे वक्त ही कोई नहीं आया। आप लोग माइनस हो चुके हैं 27वीं के बाद, आप कह रहे हैं 28वीं के बाद वो हो जाएंगे। अगर मैं अदालती ढांचे में जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं उनकी तरफ देखें, वो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुकदमात पर असरअंदाज हो रही हैं। आपको लगता है कि नए अदालती मॉडल के तहत इमरान खान की कानूनी मुश्किलात में इजाफा होगा जो अपेरेंटली हम देख रहे हैं, या आपको लगता है नहीं जो टीम है वहां पर वो मिसमैनेज कर रही है पूरी सूरत हाल को? देखिए, पहली बात यह है कि जो कादिर मंदोखिल साहब बहुत खुश हो रहे हैं ना, तो वो एक राहत अंदोरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो 28वें में ये भी रेलेवेंट हो जाएंगे। जब सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों के अगर बकौल इनके इरेलेवेंट हैं तो बगले बजाते हैं, तो फिर तो कोई भी नहीं। ये आग है ना, ये तो हर किसी के घर पहुंचेगी। और जब ये रेलेवेंट होंगे तो फिर आप इनके वाकई सुनिएगा। वो कहते हैं ना, भूखे ने भूखे नो लत मारी तो दोनों गश पै गई। तो इशू ये है कि ये जिन इंटरनेशनल अफेयर्स का जिक्र कर रहे हैं, अभी ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन, सऊदीया के साथ वेस्ट को, उसका आम आदमी को कभी कोई फायदा हो रहा है? उसके पेट में रोटी जा रही है, उसकी महंगाई कम हो रही है, उसको रोजगार मिल रहा है, उसको अमनो अमा ठीक हो रहा है, उसको क्या मिल रहा है? आम किसान, आम ताजर, मजदूर, उनको क्या मिल रहा है? उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, वो तो भूखे हैं। तो जो इनके जो है पेट भरे हुए हैं और इनके पेट बड़े हो रहे हैं। इन्होंने जो लूटमार और करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है उसमें ये नंबर 1 है, और उसमें ये बिल्कुल सारे जो है पैसे दबा के कमा रहे हैं। अब कादिर मंदोखिल तो हमारा भाई है, दरवेश आदमी है, इसकी तो सीट भी खींच ली, और ये इनकलाबी आदमी है, बातें इनकलाबी और जिहादी करता है, लेकिन इसकी पार्टी में जो इनके लीडर हैं वो तो बिल्कुल अपना वो तो उस तरफ मुंह नहीं करते। बिल्कुल सही, वो तो जाएंगे नहीं। वो तो जरदारी साहब का अपना एक है मामला है, सियासत है। भुट्टो और बेनजीर शहीद की सियासत से तो ये किनारा कशी कर चुके हैं पीपल्स पार्टी वाले। वेरी राइट। तो बाकी ये जो इमरान खान साहब की कानूनी मुश्किलात है वो तो पहले ऑलरेडी भी बढ़ी हैं। पुराने सेटअप में कौन सी सहूलत थी? ठीक, जो आप कहें कि आप इसमें इसका तो एक सियासी हल है ना। हाँ। वो सियासी हल जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक, कादिर भाई लास्ट तरह मुझे बताइएगा, ना सड़क पर कुव्वत है, असेंबली में नंबर भी नहीं है, मज़ाकरात के दरवाजे भी बंद है, इदारों की तवज्जो भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप कोई मशवरा दें उनकी बका का, क्या कि वाहिद रास्ता ये है कि अब सिस्टम के अंदर रहकर किसी बड़े समझौते के बगैर आपको लगता है चीजें सेटल हो सकेंगी? देखिए, मैं तो फैसल चौधरी साहब के सामने कई शो में ये मशवरा दे चुका हूँ, तजवीज़ दे चुका हूँ। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से, और उस वक्त हमने ऑफर किए, बार बार ऑफर करे कि बाबा एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़िए,
सियासी लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, और सियासी लोगों की आपस में कभी बनती भी नहीं है, मगर उसके बावजूद मुज़ाकरात करते हैं। आप पाकिस्तान की 78 साल तारीख देख ले, कल का दुश्मन आज का दोस्त, आज का दोस्त कल का दुश्मन, ये तो होता रहता है। आप चकजई साहब की और मौलाना साहब की मिसाल सामने है, जो पीटीआई के साथ क्या इसकी ताल्लुकात थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको जो है ना वो पीपल्स पार्टी नून लीग के सबके साथ मुज़ाकरात करनी चाहिए, और मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकलता है। अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो मैंने जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि पीटीआई की अब न सेनेट की जरूरत है, न कौमी असम्बली की जरूरत है। आप देख रहे 2/3 मेजॉरिटी से, बल्कि उससे ज्यादा कौमी असम्बली में 224 की जरूरत है, 237 है हुकूमत के पास। तो अब मुझे बताओ, इस वक्त भी अगर इनको अकल नहीं आएगी, मैं माजरत के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर कब अकल आएगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ठीक, फैसल चौधरी साहब जरा बताइएगा, सेनेट जो अभी कादिर खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं, दूसरी तरफ सेनेटर सैफ उबरो का 27वीं तरमीम के हक में वोट देकर इस्तीफा देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इंतशार को ये साबित कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त वाकई जो कादिर खान मंदोखेल कह रहे हैं कि सियासी लेवल के ऊपर बैठ के चीजें शायद कहीं सेटल हो सकें? अगर आप इतने इरेलेवेंट होगी पीटीआई, तो जो लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें फ्री हैंड दे ना। बाकी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं ना, जरा साफ शफाफ गैर जानबदार इलेक्शन कराएं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कितनी इरेलेवेंट है, कितनी रेलेवेंट है। ये तो धक्के नाल ही इरेलेवेंट कराए जा रहे हैं ना आप। तो मतलब ये इरेलेवेंट होगी पीपल्स पार्टी आज की बात कर रहे हैं, इलेक्शन जो पीटीआई है वो आज की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। मैं चैलेंज देता हूँ पूरी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं कि वो एक पीटीआई के सामने इलेक्शन जो है ना वो इंडिपेंडेंट लड़ लें, या हमें आप लाहौर में जलसा करने की इजाजत दें मीनार पाकिस्तान पे, और 3 दिन दे दें, हम आपको भर के दे देंगे। हम आपको दिखा देंगे कि पीटीआई जो है वो किस तरह करती है। आप ये जो आमराना तर्ज हुकूमत है इससे निकले ना, जमहूरियत की तरफ आए, तो फिर मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। आप कोट लखपत वालों का क्या कसूर है? 34,000 वर्गों का क्या कसूर है? बैठे, उनके मुकदमे खत्म करें, उनको बाहर निकालें, चले वो ट्रायल फेस कर लेंगे। आप जमानत 2.5 साल हो गए, पूछो कादिर मंदोखेल से 2 साल के बाद जो है वो कत्ल के जो मुलजम होता है उसकी अंडर द लॉ बेल जो है वो हो जाती है। क्यों नहीं आप शाह महमूद साहब की, यास्मीन राशिद की, चौधरी इजाज की, महमूद रशीद साहब की, चीमा साहब की, सबकी अपना बेलें होने दे रहे? क्यों आपने सबको जो है वो लपेटा हुआ है? तो देखें, ये इरेलेवेंट कोई कानून साजियां, आइन साजियां इरेलेवेंट नहीं करती। जो ये कादिर मंदोखेल साहब की पार्टी है, इसको ज़िया ने क्या नहीं किया, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी थी, सरवाइव कर गई। वो तो अपने करतूतों से जो है वो सिंध की, अंदरून सिंध की जमात बन गई है ना। ठीक, अपनी अगर वो सही करते, अगर वही लेगेसी जो शहीद बेनजीर भुट्टो की थी वो उसको करते, तो ये अभी भी नेशनल पार्टी रहते। कादिर भाई नहीं हो सके। ठीक हो गया। कादिर भाई, ये जो पॉइंट इस वक्त फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौकफ है। वो कहते हैं कि जी हमारा जो बयानिया वो इस हद तक मजबूत है कि उसके खिलाफ कोई मौसर सियासी या कानूनी ताकत बाकी नहीं है। हुकूमत में रहे, वो सोचती भी नहीं कि वो हमें फ्री हैंड दे, बिकॉज उनको पता है कि हमारा बयानिया इस हद तक मजबूत है। इसको फिर कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं तो कहता हूँ बयाना को मजबूत पकड़ के कस के रखें। आपके जो है ना वो पिंजरे से सारे जो है ना परिंदे एक एक करके उड़ रहे हैं, आखिर में अकेला वो खान साहब जेल में रह जाएगा। और बल्कि मैं कहता हूँ अभी से अकेला है, क्योंकि क्यादत जो इनके ऐसे अनाड़ियों के हाथ में है कि उनको पता ही नहीं सियासत का अली बेटे का। तो ये कस के रखे ये अपनी उसको, और फिर इलेक्शन जब होगा तब जाके देखा जाएगा। और ये भी आवाजें आ रही हो सकते हैं हुकूमत जो है असम्बली का टेन्योर बढ़ा भी दे, फिर क्या करेंगे? बैठे रहेंगे अगले 10 साल इलेक्शन के लिए? खुदा का मानो कोई सियासी सोच रखे, सियासी लोगों की तरह। सियासी लोगों में कोई दुश्मनी नहीं होती है, आपस में बातचीत होती है, और बातचीत के जरिए एक दूसरे को मजबूत करते हैं। मेरे अल्फाज पे जरा जोर दे, एक दूसरे को मजबूत करते हैं, नहीं तो खा जाएगा कोई। ठीक, असेंबलियों का टेन्योर बड़ा लंबा होने जा रहा है, ये कादिर खान मंदोखेल कह रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, आप कह रहे हैं 28वीं तरमीम के बाद वो खत्म होने लगे हैं। वो कह रहे हैं जी जो असेंबलियां उनका टेन्योर लंबा होने जा रहा है। इनके फेवरेट मुस्तफा कमाल साहब का याद मेंबर रहेंगे फिर जी। कादिर मंदोखेल की वारी नहीं कभी आनी। नहीं, वो तो बड़े खुश है इस बात के ऊपर।
फैसल चौधरी साहब की आवाज कट मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कहता हूँ ऐसी भी अफवाह है, मैं हिमायत नहीं करता हूँ, जी। न मेरी पार्टी ने कोई बात की है, तो आपकी मीडिया के जरिए पता चलता है। नहीं, ये जाती है कादर मंदोखेल को अगली सीट दिलानी है हमने। हाँ, ये ठीक जो मसवा कमाल को दी है वो हमने वापस करानी है। बिल्कुल से, बिल्कुल से। फैसल चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच। कादिर खान मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो IMF की रिपोर्ट है वो आपको ज़रा बताएंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की अदलिया क्या कुछ कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की रिपोर्ट कह रही है पाकिस्तान को लेकर। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, जब आलमी इदारे जिनका काम सिर्फ माशी नंबर देखना होता है वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला करप्शन, अशराफिया का कब्जा और नाकिस हुक्मरानी है, तो फिर सवाल सिर्फ मईशत का नहीं रहता, सवाल रियासत की साख का बन जाता है। IMF की हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान की हुकूमत, उसके इदारे और फैसला साजों के लिए एक आईना है। और अफसोस की बात यह है कि उस आईने में करप्ट निज़ाम, मफलूज अदलिया, बेअसर टैक्स निज़ाम और ताकतवर तबकात की गिरफ्त साफ नजर आ रही है। नाज़रीन, ये कोई तज्जिया नहीं है, कोई राय नहीं है, ये बैनुल अक़वामी फ़र्द जुर्म है जिसमें वाज़िया कहा गया है कि सरकारी खरीदारी में शफाफियत नहीं है बल्कि मनसूबाबंदी शुदा करप्शन है। टैक्स निज़ाम में छूट का फ़ायदा सिर्फ चंद खानदानों को है, अवाम को नहीं है। अदालती निज़ाम सुस्त, कमज़ोर और गैर मौसर है। सरमायादार भाग रहे हैं। तरक्याती फंड तरक्की के लिए नहीं, सियासी वफादारियां खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और सबसे बढ़कर पॉलिसी वो नहीं बनाता जो अवामी मैंडेट लेकर आया है, पॉलिसी वो बना रहा है जो इक़्तिदार के पीछे छुपा बैठा है। तो क्या इन हालात में हम ये मान लें कि हुकूमत महज चेहरा है और असल निज़ाम कहीं और से चल रहा है? और क्या हम ये भी मान लें कि इस्लाहात की राह में बड़ी से बड़ी रुकावट वही हुकूमत है जो इस्लाहात के दावे कर रही है? अगर जवाब हाँ में है तो फिर ये एक रियासती बहरान है, और अगर जवाब ना में है तो फिर अमल कहाँ है? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे से GDP में 6% से ज्यादा इजाफा मुमकिन है। तो सवाल ये है, क्यों नहीं हो रहा, कौन रोक रहा है और किसके मफाद में हो रहा है ये सब कुछ? ये लम्हा सिर्फ मीडिया पर शोर मचाने का नहीं, ये लम्हा है हिसाब लेने का, जवाब मांगने का और रियासती मुनाफिकत को बेनकाब करने का। अगर हुकूमत जवाब नहीं देती, अगर इदारे खामोश रहते हैं और अगर अशराफिया मजीद काबिज रहती है, तो याद रखें मुआशी बहरान नहीं आएगा, वो तो पहले ही आ चुका है। अब सिर्फ रियासत का वजूद दाव पर लग रहा है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।